मुझे बच्चे बड़े प्यारे लगते थे। तो शुरू से ही मुझे बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करना तो अच्छा लगता था मुझे। तो जब मुझे चांस मिला कि मुझे कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो मैंने फिर पीडियाट्रिक्स के साइड पे जाने का डिसीजन लिया। जो ये न्यूनेटल पीरियड रहता है या फर्स्ट 6 मंथ्स रहते हैं, इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि इन्फेक्शंस का, कि बच्चे को इन्फेक्शंस ना हो, और बच्चा खुद से इन्फेक्शन नहीं लेगा, ना उसको हवा से आएगी। मेन है कि हम उसको फीड क्या करवाते हैं, उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं बच्चे को, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है। 6 महीने से छोटा या इनफैक्ट कोई भी बच्चा है, तो कभी भी ड्रग जाके खुद से ना लें या किसी से ना लें। एक जो आपका पीडियाट्रिशियन होगा या कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, उसको पता है आपके बच्चे का वेट कितना है, वेट के अकॉर्डिंग क्या डोजेज देनी है। और एक आम कोई लेमैन होगा, उसको नहीं पता। हेल सिंपली एडवाइस की 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लेना, इससे ओवर डोजेज रह सकती है। So first of all, welcome to our Instagram live session. थैंक यू सो मच। तो सर, आपके आने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को आपके बारे में कुछ बता रही थी कि आप जैसे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो सर, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप भी अपने बारे में हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आई एम डॉक्टर अर्शदीप, चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू। तो मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट हुआ हूँ, अभी कुछ 6-7 मंथ्स हुए हैं मेरे को यहाँ पे आए। तो ऐसा ही है अभी। तो सर, आप कितनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो? ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स हो गए जो प्रैक्टिस में है। तो सर, जैसे आपने एमबीबीएस के बाद एक डिसाइड किया कि आप जैसे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, जो कि मैं देखती हूँ कि बच्चों के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। इवन पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो सर, इतना डिफिकल्ट, इतना सेंसिटिव सी आपने पीडियाट्रिक्स आपने चूज किया, उसके पीछे आपका क्या मोटिव था? मोटिव यही था, मुझे बच्चे बड़े प्यारे लगते थे। तो शुरू से ही मुझे बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करना तो अच्छा लगता था मुझे। तो जब मुझे चांस मिला कि मुझे कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो मैंने फिर पीडियाट्रिक्स के साइड पे जाने का डिसीजन लिया। तो तभी से फिर जैसे-जैसे मैंने पीडियाट्रिक्स में काम करना शुरू किया, तो मेरा इसमें और ज़्यादा मन करता गया, और मैं ऐसे ही था मेरा जो रहा जर्नी रही है। तो सर, काफी लोगों का एक सवाल कॉमन रहता है, जैसे बच्चे छोटे जो होते हैं तो बोल तो वो पाते नहीं है, तो जब भी रोते हैं तो माँ बाप उनके जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, दूध पिला देते हैं। तो सर, क्या कितना फ्रीक्वेंटली हमें एज के अकॉर्डिंग अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको फीड करना चाहिए, कितनी देर बाद हम फीड कर सकते हैं? बेसिकली सबसे पहले ये तो 2 बातें हो गई, एक तो रोते हैं और एक फीड का। तो अब जो छोटे न्यू नेट्स होते हैं, इनमें हमें समझना होता है कि इनकी जो लैंग्वेज है ये साइन लैंग्वेज ही होती है। साइन इनका है कि क्राई करना, तो ये बता नहीं सकते। तो इनको भूख लगी है ये तब भी रोएंगे, इन्होंने पॉटी की है तब भी रोएंगे, सुसु किया है फिर भी रोएंगे, पेट दर्द है फिर भी रोएंगे। तो कुछ इनका ऐसे रहता है, या टीदिंग हो रही है तब भी रोएंगे। तो इनका एक ही लैंग्वेज रहती है, क्राइंग। तो इनको समझना डेफिनेटली मुश्किल होता है। हम भी जब इस प्रोफेशन में नए-नए आए थे, हमें भी स्टार्टिंग में तो डिफ़िकल्ट ही रहता था। तो बट लेटर ऑन जैसे-जैसे हम विद एक्सपीरियंस हम भी समझते गए, तो ऐसे रहता है। बाकी अगर रही बात फीडिंग की, तो हर बार बच्चा क्राई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को फीड देने की ज़रूरत है। तो ये हमें समझना है। तो इट कैन बी सिंपल कॉलिक पेन। तो अब पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा क्राई करता है उसको फीड करवाते हैं। तो हाँ, तो ऐसा नहीं करना होता हमें। अब हमें जो फीडिंग की बात, तो अब क्या होता है कि हम तो रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस्ड है, वही करवानी चाहिए। बॉटल फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग हम एडवाइस करते ही हैं बच्चों को। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फेड बच्चे रहते हैं, तो उनमें कोई फिक्स रूटीन नहीं रहती है या फिक्स ड्यूरेशन नहीं है जितनी देर बाद उनको हमने फीड करवानी है। तो ऑन डिमांड हम फीड करवा सकते हैं। अगर बच्चा 1 घंटे बाद फीड मांगता है तो यू कैन ऑफर। तो मदर फीड कभी भी बच्चे को एक्सेस में नहीं होगी या एक्सेस क्वांटिटी में जाए कि बच्चे को वॉमिटिंग हो या कुछ ऐसा हो। तो ये सबसे सेफ है, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डिमांड पे आप दे सकते हो।
रही बात बॉटल फीडिंग की, तो हम तो रिकमेंड नहीं करते। अगर देना है तो उसमें कुछ हमने रखा होता है कि 1.5 से 2 घंटे बाद हमें इसको रिपीट करवा सकते हैं। तो एक 2 घंटे का एक हमने राउंड ऑफ एक इंटरवल रखा है जो जिसपे हमें इसको रिपीट करना होता है। तो इन बातों के इस बारे में तो सर मुझे भी नहीं पता, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोता है बच्चा, ऑब्वियसली जो न्यू पेरेंट्स बने होते हैं, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहती हैं। तो जी, तो सर एक और चीज से बहुत परेशान रहते हैं लोग कि बच्चे सोने का कोई शेड्यूल नहीं रहता बच्चों का। तो सर आप बताओ मुझे कि बच्चों का एक स्लीप साइकिल किस तरीके से होना चाहिए, कितनी देर, कितनी ड्यूरेशन सबसे सही रहती है कि उनको इतना जो स्लीप है वो चाहिए? बेसिकली अब अगर हम न्यूनेट्स की बात करें या इन्फेंट्स की बात करें या लेस, हम यूजुअली जो हम एक एज ग्रुप लेते हैं लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है, ये एक हम लेस देन 6 मंथ्स, इसमें कोई एक फिक्स्ड आप टाइम बोलो या वैसा, ये डिफिकल्ट होता है अचीव करना कि एक बच्चे को एक टाइम पे हम सुला दें और बच्चा उस टाइम पे सो जाए। वैसा बड़ा काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 फीड्स पर डे जो होती है हमें देनी होती है। मिनिमम 8 फीड्स हमें बच्चे को देनी होती है और मैक्सिमम इज 12 फीड्स अ डे। तो ये हमने एक ड्यूरेशन रखा होता है। जब स्टार्टिंग के कुछ फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं तो इस टाइम पे बच्चे को काफ़ी फ्रिक्वेंटली हमें फीडिंग करनी पड़ती है। बच्चे को रात को भी फीडिंग करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी मदर्स होती हैं जो इस टाइम पे आके एग्जॉस्ट हो जाती हैं, बर्न आउट हो जाती हैं और बॉटल की तरफ ऑप्ट कर लेती हैं। तो ये तो एक इशू रहता है। बट मदर्स को यही समझना है कि जैसे जैसे बच्चा 3 महीने 4 महीने का होगा तो वो रात को 4 से 5 घंटे की स्लीप लेना शुरू कर देगा। पहले 3 महीने में बच्चा जो है मदर को रेस्ट नहीं देता है, वो तो बिल्कुल है कि 2-2 घंटे में उसे खिलाना पड़ता है। 3 महीने बाद थोड़ा बच्चा सेटल हो जाता है, उसकी एक स्लीप साइकिल बननी स्टार्ट हो जाती है। तो 6 मंथ्स तक पहुंचते पहुंचते बच्चा 3-4-5 घंटे भी सोता है। तो ऐसा रहता है। और रही बात बड़े बच्चों की, उसके बाद तो कोई 1 ईयर का बच्चा या उससे बड़ा बच्चा है तो उसमें तो आप तब तक तो स्लीप साइकिल इस्टेब्लिश हो गई होती है। तो आजकल जो हम कॉमनली देखते हैं, लोग बच्चों को फ़ोन देते हैं और बच्चे पूरा दिन फ़ोन चलाते हैं या टीवी के आगे बैठे रहते हैं। तो उससे डेफिनेटली, और एक बच्चा अगर जो खेल रहा है पूरा दिन, भाग रहा है या फिजिकल वर्कआउट कर रहा है या एक्टिविटी कर रहा है, तो दोनों में कंपैरेटिवली देखा जाएगा जो साउंड स्लीप रहेगी वो फिजिकली जो एक्टिव था उसमें रहेगी। जो फ़ोन चलाएगा उसमें नहीं होगी साउंड स्लीप। और दूसरा ये है कि रात को लाइट बंद करनी चाहिए। एक जो हमारी नॉर्मल स्लीप साइकिल है, ये लाइट से काफ़ी इफेक्ट होती है। हमारे ब्रेन जो है मेलाटोनिन, एक जो हम हार्मोन कहें या केमिकल कहें, वो लाइट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर कोई लाइट बंद करता है, अंधेरा करता है या सोने से 1-2 घंटे पहले फ़ोन नहीं चलाता, तो डेफिनेटली उसको बेटर स्लीप रहेगी रात को। ये तो पेरेंट्स को समझना और हमको भी समझना है। तो सर ये जो आपने अभी फोन वाली बात बताई, तो ये सभी के लिए लागू होती है, खाली बच्चों के लिए होती है? सभी के लिए, सबको, ये सभी के लिए लागू। तो जितने भी पेरेंट्स भी हमें देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझ लें कि सोने से पहले 2-3 घंटे, आजकल तो लोगों का सर सोना, इतनी नींद उनको आती नहीं। कई लोगों का ऐसा साइकोलॉजिकल हो गया कि हम जब तक फोन नहीं चलाएंगे तब तक हमें नींद नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, सभी का यही है। तो सर मोस्ट कॉमन जो हम बच्चों में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो कौन सी होती है और किन चीजों से हम उसको ठीक कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन आपको क्या विटनेस करते हो आप बच्चों में? मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए, मतलब एज ग्रुप वाइज बताऊं कि तो यूजुअली क्या रहता है, जो लेस देन 6 मंथ्स में यही रहता है कि बच्चों को हम फीडिंग, तो मैं यही रिक्वेस्ट रहती है मेरी सब पेरेंट्स से, सबकी यही एडवाइस करता हूँ, बच्चे को मदर फीड करवाएं, बॉटल फीड ना करवाएं। और यही रहता है इसको कोई। और सेकंड ये रहता है, हाँ काफ़ी सारी जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, बच्चे को कोल्ड होता है या कुछ होता है, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, जाके कुछ मेडिसिन ले लेंगे या हाँ, तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये है कि जो 6 महीने से छोटा या इनफैक्ट कोई भी बच्चा है, तो कभी भी ड्रग जाके खुद से ना लें या किसी से ना लें। एक जो आपका पीडियाट्रिशियन होगा या कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, उसको पता है आपके बच्चे का वेट कितना है, वेट के अकॉर्डिंग क्या डोजेज देनी है। और एक आम
कोई लेमैन होगा उसको नहीं पता। हेल सिंपली एडवाइस की 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लेना, इससे ओवरडोजेज रह सकती है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो 6 महीने से नीचे हमें बच्चों को नहीं देनी होती, बट हम देखते हैं रूटीनली अपने ओपीडी में कि वो बच्चे वो भी लेके आ रहे होते हैं। तो ये तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स को कि ये अवॉइड करें। बाकी 6 मंथ्स के बाद जो मैं कॉमनली देखता हूँ कि इनमें पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा खाने पे कम जोर और दूध पे ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं। तो अब फीडिंग इश्यूज और इसके रिलेटेड जो साथ में कंडीशंस हैं जैसे एनीमिया हो गया या कोई रिकेट्स है या कोई और डेफिशिएंसीज हैं, ये हम कॉमनली देखते हैं मैं अपनी ओपीडी में। इट इज़ ऑल बिकॉज कि हमारे यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है या पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में कि 6 मंथ्स के बाद हमें बच्चे को दूध कम कर देना है, बच्चे को हमें सॉलिड्स पे लेके आना है। इनिशियली हमें बच्चे को सेमी सॉलिड स्टार्ट करवाना है और देन स्लोली ट्रांजिशन करके हमें उसको फुली सॉलिड पे लेके आना है। तो ये तो हमारा ये स्टेप रहता है। अगर तो बच्चा सिर्फ दूध पीता रहेगा या एक ही साइड पे लगा रहेगा तो डेफिनेटली उसको एनीमिया डेफिशिएंसीज रह जाएंगी। तो सर अभी आपने मेडिकेशन के लिए भी बात की थी, मैं उसी बारे में आपसे और जानना चाहूंगी। जैसे होम रेमेडीज बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे सोसाइटी में चलती हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो घर की नानी दादियाँ होती हैं, जी कुछ हुआ तो वो बोलते हैं जी ये वाला इलाज कर दो ये ठीक हो जाएगा। तो सर कितनी रेलेवेंस रहती है उन होम रेमेडीज की? होम रेमेडीज तो हम एज ए डॉक्टर मैं ज़्यादा इस पे बिलीव नहीं करता। तो यही है कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है बच्चा आपका तो यू शुड कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन। तो मेरी यही एडवाइस है। तो सर एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे छोटे होते हैं, उनके साथ डील करना पड़ता है आपको। तो सर किस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं आपके सामने एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं? बेसिकली अब मैं तो एंजॉय करता हूँ अपनी ब्रांच को, मुझे तो मज़ा आता है बच्चों में रहने का। जितने बच्चे मिलते हैं मैं तो घर पे अगर बोर हो रहा हूँ या कहीं होऊंगा, बच्चों में जाके मेरे चेहरे पे स्माइल होती है। मुझे तो इनके साथ मज़ा ही आता है। बाकी चैलेंजेस यही है कि बच्चों को दवाई पिलानी थोड़ी मुश्किल रहती है और मेडिसिन देनी हो तो डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड ये होता है कि कैनुलेट करना हो, कैनुला लगाना हो, कोई इंजेक्शन लगाना हो, तो उनको कन्विंस तो कर नहीं सकते। तो हमेशा ये फोर्सफुली करना पड़ता है, मुश्किल रहता है। तो सर कभी आपके पास ऐसा कुछ हुआ एनकाउंटर कि बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स ज़्यादा पैनिक कर लिए हो, फिर आप पहले पेरेंट्स को आप काम डाउन करें? बिल्कुल, हमें डेली फेस करते थे हम तो। ये हमें बेसिकली अब थोड़ा पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है पहले कि सच एंड सच प्रोसीजर है, इस पे ऐसा ऐसा रहेगा। तो अगर एक्सप्लेन्ड हो सब कुछ तो पेरेंट्स समझ आते हैं, पेरेंट्स नहीं पैनिक करते। मदर थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो रहती हैं थोड़ी। फादर में कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं। सर हमने आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देखी है, आप काफ़ी वीडियोस भी पोस्ट करते रहते हो। तो सोशल मीडिया का कैसा रोल रहा है आपके लिए? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि किस तरीके से आपने ये स्टार्ट किया? मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं, डेली बेसिस पे ओपीडी में लोग आते हैं। तो मैं देखता था कि वही होम रेमेडीज़ जो आप बोलते हो, तो काफ़ी लोग होम रेमेडीज़ पे चल रहे होते हैं। काफ़ी लोग मैंने देखा कि ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रहे होते हैं, कोई केमिस्ट से ले ली, कोई किसी की सुनी मेरे बच्चे को ऐसी ड्रग असर किया तो आप भी ये ले लो। तो काफ़ी लोग ऐसे चल रहे होते हैं। तो अब एज ए डॉक्टर मैं सबको जाके घर पे नहीं बता सकता या सबको असेस करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ओपीडी में तो जिनको मैं काउंटर करता हूँ या मिलता है, इंटरेक्ट करता हूँ, उनको तो मैं काउंसिल करता हूँ अच्छे से। बट अब काफ़ी सारी ऑडियंस है, काफ़ी सारे लोग पॉपुलेशन है जिन तक पहुँचना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मेरे को लगा कि सोशल मीडिया पे क्यों ना पोस्ट किया जाए। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की और करते 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 काफ़ी रीच बढ़ती गई। अब ऐसा है कि काफ़ी लोग आते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास ओपीडी में, हमने आपको वहाँ से देखा और अच्छा भी लगता है। जी,
मैं अभी भी देख रही हूँ कि काफी ज्यादा लोग, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो नीचे आपको कमेंट कर रहे हैं कि बेस्ट डॉक्टर है, मोस्ट हम्बल। तो मैं वही साथ साथ कमेंट्स भी देख रही हूँ, तो ऐसे लगता है कि लोग काफी ज्यादा प्यार करते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्यार करते हैं। तो सर आज मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि जो फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं, फर्स्ट टाइमर पेरेंट्स जो होते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई एडवाइस है? हाँ बिल्कुल, उन पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि जो तो अभी बॉर्न हो रहे हैं बच्चे या कभी भी बॉर्न होते हैं, बेसिकली जो ये न्यूनेटल पीरियड रहता है या फर्स्ट 6 मंथ्स रहते हैं, इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि इन्फेक्शंस का, कि बच्चे को इन्फेक्शंस ना हो, और बच्चा खुद से इन्फेक्शन नहीं लेगा, ना उसको हवा से आएगी। मेन है कि हम उसको फीड क्या करवाते हैं, उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं बच्चे को, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है। तो सेकंड, हमें केयरफुली बच्चे को हैंडल करना है, कुछ बॉटल फीड नहीं देनी है। और दूसरा हमें कि हाँ, तो हम काफ़ी सारे बच्चों को देखता हूँ इस टाइम पे कोल्ड है, रनिंग नोज है 6 मंथ्स के बच्चे को या 3 मंथ्स वाले बच्चे को। तो ये चीज़ें हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हो इनको आप ना। अगर आप हम मेरे पास जो आते हैं, तो मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस रहती है कि खुद को बचा के रखो, खुद मास्क यूज़ करो। बच्चे ने तो बाहर जाना नहीं है घर से, अगर आप खुद मास्क पहन के रखेंगे या खुद डिस्टेंस बना के रखेंगे या सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपको नहीं होगा। अगर आपको नहीं होगा तो आपके बच्चे को नहीं होगा। तो ये तो आप चेन इधर से ही ब्रेक कर सकते हो। तो ये तो मेरे को उनको बिल्कुल सिंसियर रिक्वेस्ट है कि खुद को बचा के रखें जब तक बच्चा आपका इन्फेंट है। तो दूसरा ये है कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस हो रही हैं, तो काफ़ी लोग इस टाइम पे फैन लगा रहे हैं, कुछ एसी लगाते हैं, तो एवरी अदर डे टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है, 10 डिग्री ऊपर नीचे जाता है टेम्परेचर। तो ये इससे बच्चे बड़े वनरेबल होते हैं। ये इस टाइम पे इनके बीमार होने का या रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स या चेस्ट कंजेशन होने का तो काफ़ी रहता है चांस। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बेबी को डायरेक्ट फैन के नीचे ना रखें। अगर तो आपको फैन लगाना है तो बेबी को कॉर्नर वाली साइड पे रखें ताकि डायरेक्ट उस पे ना आए। दूसरा, अपने बच्चे के पाँव और हाथ वो अपने उल्टे हाथ से चेक करते रहें। ये एक आपका जो बोलो कि एक सिंपलेस्ट वे आप चेक कर सकते हो बच्चे का टेम्परेचर, की बच्चा कहीं कोल्ड स्ट्रेस में तो नहीं है या कुछ ऐसी कंडीशन में नहीं है। अगर तो आपका बच्चा वार्म है, पेरिफेरीज उसकी वार्म है, तो देन आप उसको मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे है वैसे रख सकते हो उसको। अगर तो आपको लग रहा है कि बच्चे के पाँव ठंडे हैं, तो आपको एक क्लॉथिंग की लेयर बढ़ानी है या फैन बंद करना, और ये सब चीज़ें करनी है। और रही बात एसी की, सेम अब सिचुएशन एसी में सेम रहता है कि डायरेक्ट एसी की हवा के नीचे नहीं रखना है। और एसी वाले रूम में अगर बच्चा रखा है तो एसी का टेम्परेचर 24 to 28 में सेट करें। और जो आपने अगर खुद एक सिंगल लेयर पहनी है क्लॉथिंग की, तो बच्चे को 2 लेयर पहनानी है वहाँ। ये तो रहेगा, बच्चे को कैप पहना के रखनी है एसी वाले रूम में। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम काफ़ी लाइट लेते हैं। ये एडवाइस है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में एक आ रहा था। तो सर जैसे कोविड हमने सबने फेस किया है अभी रिसेंटली, तो सर कोविड के बाद कुछ बच्चों में ऐसे इम्यूनिटी के वाइज कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। तो अनइफेक्टेड है बच्चे, कोई उससे ना हमने कोई बच्चों में डिफेक्ट देखे हैं, कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं देखा है, ऑल सेम। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतने हमारे टाइम निकाला। डॉक्टर्स के पास तो ऑब्वियसली टाइम होता नहीं है, बट आज आपने अपना वैल्यूएबल हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए सर आज। थैंक यू। थैंक यू सर।